देखिए साहब, इस वीडियो में हम रेडियो एक्टिविता एवं नाभिकीय ऊर्जा यानी कि रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर एनर्जी के पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने इसका 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने अभी तक इन दोनों पार्ट्स को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को टच करके आप दोनों पार्ट्स को आसानी से देख सकते हैं। इससे पहले हम इस वीडियो को शुरू करें, इसके बारे में कुछ बातें जान जाइए। आज का ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ थ्योरेटिकल चीज़ों को भी कवर करेंगे और लास्ट में वीडियो के एक क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी लगाएंगे। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, परमाणु भट्ठी और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम इस वीडियो को शुरू करें, आप देख रहे हैं हमारा चैनल पांडे जी टेक्निकल। मैं हूं आपका दोस्त रोशन पांडे। आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा सबसे पहला टॉपिक है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन क्या होता है, इसको अच्छे से समझते हैं। इसमें होता क्या है, सिंपल भाषा में समझ जाइए कि एक बड़ा नाभिक होता है। इस पे अगर हम न्यूट्रॉनों की बमबारी कराते हैं, यानी कि न्यूट्रॉनों को अगर इस पे जो है वो बौछार कराते हैं, तो ये सिंपल से जो है वो 2 छोटे छोटे नाभिक में बढ़ जाता है, 2 या 2 से अधिक छोटे नाभिकों में टूट जाता है, और यही प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाती है। अब ये 2 छोटे छोटे नाभिक में टूटने के पश्चात 3 न्यूट्रॉन जो है वो रिलीज करता है और साथ में बहुत सारी ऊर्जा यानी कि एनर्जी रिलीज करता है। तो ये प्रक्रिया जो है वो नाभिकीय विखंडन है। इसको हमने बड़ा सिंपल तरीके से समझा। आप यहाँ पे परिभाषा भी देख सकते हैं कि किसी नाभिक के 2 या अधिक छोटे नाभिकों में टूटने की क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। यहाँ पे हम इसको जो है वो एक रिएक्शन के तौर पे समझते हैं। यहाँ पे यूरेनियम 92 यूरेनियम 238 जो कि एक रेडियो एक्टिव तत्व है, इस पे जैसे ही हम न्यूट्रॉनों की बमबारी कराते हैं, जैसे ही न्यूट्रॉनों की बौछार कराते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसके बाद, यानी कि नाभिकीय विखंडन होता है। तो ये किस में टूट जाता है, ये बेरियम और क्रिप्टन में टूट जाता है। ठीक है, और इसके अलावा 3 न्यूट्रॉन जो है वो रिलीज होता है और 200 मेगावोल्ट एनर्जी जो है वो लगभग रिलीज होती है। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक भारी नाभिक पे अगर हम न्यूट्रॉनों की बमबारी कराते हैं तो वो 2 छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है और साथ में 3 न्यूट्रॉन जो है वो रिलीज करता है और बहुत सारी एनर्जी यानी कि बहुत सारी ऊर्जा जो है वो रिलीज करता है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसका डायग्राम कि जैसे कि ये यूरेनियम का एक नाभिक है, इस पर हम न्यूट्रॉन की बमबारी करा रहे हैं, न्यूट्रॉन की बौछार करा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है वो 2 नाभिक में टूट गया, विखंडित नाभिक आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके अलावा 2 नाभिक में टूटने के पश्चात ये 3 न्यूट्रॉन ये जो है रिलीज करता है। आप यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे। ठीक है ना, जिसमें इन तीनों न्यूट्रॉनों की जो गति होती है, जो स्पीड होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसको जो है वो 2 तरीके से आप समझ सकते हैं, यानी कि जो नाभिकीय विखंडन होता है वो श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित होता है। ठीक है, और श्रृंखला अभिक्रिया को हम जानते हैं, ये वाला रिएक्शन आप बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा कि यूरेनियम के एक भारी नाभिक पे जैसे ही न्यूट्रॉनों की बमबारी कराते हैं तो 2 हल्के हल्के नाभिक में टूट जाता है और साथ ही 3 न्यूट्रॉन जो है वो निकालता है और बहुत सारी ऊर्जाएं जो है वो निकालता है। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया जो है वो नाभिकीय विखंडन की है। आप बहुत आसानी से आई थिंक समझ गए होंगे। इसके अलावा जो नाभिकीय विखंडन है उसमें एक अभिक्रिया चलती है, श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक है, चेन रिएक्शन। देखिए, जब न्यूट्रॉनों की बमबारी हम यूरेनियम के नाभिक पे कराते हैं, ये जो बड़ा वाला नाभिक था उस पे हमने न्यूट्रॉनों की बौछार कराई थी, तो वो जो है वो विखंडित हो जाता है, यानी कि 2 पार्ट्स में या 2 से अधिक पार्ट्स में टूट जाता है और साथ ही 3 नए न्यूट्रॉन जो है वो मुक्त करता है। ठीक है, अब ये जो नए न्यूट्रॉन हुए हैं, ये जो 3 नए न्यूट्रॉन हैं और ये जो 2 नाभिक में टूटे हैं, ये फिर से इस पे अटैक करते हैं। ठीक है, और फिर से अटैक करते हैं तो फिर से इसको विखंडित कर देते हैं 2 पार्ट्स में और फिर जो है वो 3 न्यूट्रॉन इससे भी रिलीज होता है और फिर दूसरे वाले से भी टकराते हैं तो फिर यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन रिलीज होता है। इस तरीके से ये टूटता जाता है और इसका चेन लगातार बनता जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि अन्य 3 परमाणु का विखंडन कर देते हैं, ये जो जैसा कि मैंने आपको बताया, जिससे पुनः प्रत्येक से 3-3 यानी कि कुल 9 न्यूट्रॉन जो है वो मुक्त हो जाते हैं
और पुनः दूसरे 9 परमाणुओं का खंडन कर देते हैं और इस प्रकार यह श्रृंखला लगातार चलती रहती है। यह श्रृंखला तब तक चलती रहती है जब तक पूरा परमाणु जो है वो विखंडित ना हो जाए। इसे ही हम श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। जैसे कि अगर आप अच्छे तरीके से समझें तो यहाँ पे एक परमाणु है, इस पे हमने न्यूट्रॉनों की बमबारी कराया, ठीक है। तो ये जो है वो आगे चल के 2 जो है वो छोटे छोटे हल्के नाभिकों में विखंडित हो गया और यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन जो है वो रिलीज हुआ। अब यही 3 न्यूट्रॉन जब इस पर अटैक करेंगे तो फिर से ये 2 पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर 3 न्यूट्रॉन जो है वो रिलीज होंगे, फिर ये इस पर अटैक करेगा तो फिर ये 2 पार्ट में कन्वर्ट होगा। इसी तरीके से ये लगातार चेन की तरह चलता रहेगा, ठीक है, यानी कि श्रृंखला की तरह चलता रहेगा। अब ये श्रृंखला अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। एक तो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया यानी कि अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, और दूसरा जो होता है वो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। यानी कि देखिए, इसको सिंपल तरीके से समझिए कि जो 3 न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं वो लगातार जो है वो परमाणुओं का विखंडन करते हुए और आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आगे चल के वो विस्फोटक का रूप धारण कर लेती है और उसको नियंत्रण करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एक तरीके से हम उसको नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। तो इसको कहा जा रहा है अनकंट्रोल्ड, यानी कि उसको कंट्रोल नहीं कर पाया जा रहा है, ठीक है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। ये श्रृंखला लगातार आगे बढ़ती जाती है और अंततः जाके एक विस्फोटक की स्थिति धारण कर लेती है, ठीक है। यह कारण है कि विखंडित होने वाला परमाणुओं का संख्या जो है वो गुणोत्तर श्रेणी, यानी कि पहले 1, फिर 3 भाग में, फिर 9 भाग में, फिर 27, 81, इसी तरीके से क्रम में आगे की तरफ बढ़ता रहता है। इस अभिक्रिया में प्रचंड विस्फोट होता है और परमाणु बम इसी सिद्धांत पर बनाए जाते हैं। देखिए, कई बार आपके एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है कि परमाणु बम किस पे आधारित होता है, तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित परमाणु बम होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि नाभिकीय विखंडन पर आधारित विस्फोटक का नाम है, तो वो क्या हो जाएगा, परमाणु बम, एटम बम। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट दूसरे टाइप को देखते हैं। दूसरा टाइप है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, यानी कि ये जो एक आपका नाभिक था किसी परमाणु का, वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, ठीक है। अब यहाँ से जो है वो 3 हमारा जो है वो न्यूट्रॉन रिलीज हुए, ठीक है, विखंडन होने के पश्चात। तो इसमें अगर हम 2 न्यूट्रॉन को रोक लें, यानी कि उनको कंट्रोल कर लें, तो फिर ये वाला जो है वो इस पे अटैक करेगा, तो फिर ये 3 भाग में टूटेगा। फिर हम 2 को अगर रोक दें तो फिर ये वाला करके इस तरीके से इस चेन को जो है वो नियंत्रित किया जा सकता है, यानी कि कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। और कंट्रोल करने के लिए जो है वो मंदक का भी यूज़ करते हैं हम, और जो नियंत्रक क्षणों का भी यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से ये अभिक्रिया जो है वो क्या हो जाती है, नियंत्रित हो जाती है, और इससे ही नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कहते हैं। आप इसको देख सकते हैं बहुत आसानी से कि यदि श्रृंखला अभिक्रिया के दौरान एक परमाणु के विखंडन से मुक्त 3 इलेक्ट्रॉनों में से 2 को रास्ते में ही अगर रोक दिया जाए तो परमाणु विखंडन की प्रक्रिया नियंत्रित हो जाती है और क्रमशः एक एक परमाणुओं का विखंडन होता है। इस तरह ऊर्जा का विमुक्तिकरण धीरे धीरे व लंबे समय तक होता रहता है और इस प्रकार प्राप्त नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग रचनात्मक कार्यों और विद्युत निर्माण आदि में किया जा सकता है। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया परमाणु भट्ठी यानी कि एटॉमिक रिएक्टर में संपन्न होती है। ज्ञातव्य है कि प्रथम परमाणु भट्ठी को एनरिको फर्मी ने सन 1942 ईस्वी में बनाया था। यानी कि जब इसको जो है वो न्यूट्रॉनों का रास्ता रोक दिया जाता है बीच में, तो इससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है, और इस नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग करके हम रचनात्मक तरीके से प्रयोग करके और बहुत सारे विद्युत निर्माण में भी और भी बहुत सारे काम को करते हैं, ठीक है। जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट आप देखे होंगे, नाभिकीय पावर प्लांट, उससे जो है वो बहुत सारी एनर्जी निकलती है, ठीक है, और उससे हम बहुत सारे कामों को करते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण अगर पूछेगा तो परमाणु भट्ठी आप लिख देंगे, ठीक है। तो इससे आपका काम बहुत अच्छे तरीके से चल जाएगा और ये एक तरीके से यूजेबल भी होता है। लेकिन अनियंत्रित जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है उससे जो है वो विस्फोटक बनाया जाता है, क्योंकि वो नियंत्रित नहीं हो जाती है, प्रचंड रूप वो धारण कर लेती है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो नेक्स्ट चीज़ पे हम बात करेंगे। नेक्स्ट चीज़ हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए एक टॉपिक जो है वो यहाँ पे मिस हो चुका है, लेकिन मैं उस टॉपिक को बहुत आसानी से यहाँ पे आपको समझा देता हूँ।
टॉपिक का नाम है नाभिकीय संलयन। क्या नाम है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, बहुत आसानी से समझाने वाला हूँ। संलयन, ठीक है, नाभिकीय संलयन ये क्या होता है? इसमें देखिए, इसमें दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, ठीक है, और इसमें भी जो है न्यूट्रॉन निकलते हैं और बहुत सारी ऊर्जाएं निकलती हैं। लेकिन शर्त ये है कि नाभिकीय संलयन के लिए, यानी कि दो छोटे छोटे नाभिक को मिलाकर एक बड़े नाभिक में बदलने के लिए हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की आवश्यकता होती है, ठीक है। यानी कि ये पृथ्वी पर एक तरीके से संभव नहीं होता है, इतना जो है वो टेम्परेचर और इतना प्रेशर की ज़रूरत होती है। जैसे कि एक इसका बेस्ट एग्जांपल है नाभिकीय संलयन का, सूर्य पर जो जो ऊर्जाएं बनती हैं वो नाभिकीय संलयन के द्वारा बनाई जाती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब ये पूछा जाता है कि नाभिकीय संलयन पर आधारित कोई विस्फोटक का नाम क्या है, तो वो है हाइड्रोजन बम, ठीक है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित होती है। नाभिकीय संलयन से प्राप्त ऊर्जा को नियंत्रित करके अभी इसका कोई रचनात्मक उपयोग संभव नहीं हो सका है, यानी कि इसका उपयोग जो है वो केवल अभी तक विस्फोटक बनाने में ही किया जा रहा है। इसका जो है वो इस ऊर्जा का उपयोग कोई अच्छे तरीके से रचनात्मक ढंग में उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऊर्जाएं निकलती हैं। उसको जो है वो अभी तक इस चीज़ का रचनात्मक उपयोग नहीं हो सका है। केवल विनाशकारी बम बनाने के लिए, विस्फोटक बम बनाने के लिए ही इसका उपयोग किया जा रहा है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का, ठीक है। हालांकि अभी हमने नाभिकीय विखंडन वाला जो टॉपिक पढ़ा उसमें एक रचनात्मक उपयोग था, जिसमें नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया से हम परमाणु भट्ठी के द्वारा विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति कर पा रहे थे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी न्यूक्लियानों को अनंत तक ले जाने के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। देखिए, बंधन ऊर्जा को अगर एक तरीके से सिंपल भाषा में समझें तो ये मान लीजिए एक परमाणु है। अब परमाणु के बीच में जो है वो नाभिक होता है, और नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो वह ऊर्जा जो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए आवश्यक होती है, बंधन ऊर्जा कहलाती है। इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। या फिर आप सिंपल भाषा में ये भी याद रख सकते हैं कि बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी न्यूक्लियन को अनंत तक ले जाने के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। न्यूक्लियन मतलब क्या? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को, ठीक है। इस चीज़ के लिए एक फॉर्मूला है बंधन ऊर्जा निकालने के लिए। बंधन ऊर्जा बराबर बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, यानी कि प्रति न्यूक्लियन में कितनी बंधन ऊर्जा है, और गुणे न्यूक्लियनों की संख्या। न्यूक्लियनों की संख्या कैसे निकालेंगे? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या को जोड़ देंगे तो न्यूक्लियनों की संख्या निकल जाएगी, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि नाभिकीय संलयन पर आधारित विस्फोटक का नाम है, तो वो कौन सा है? हाइड्रोजन बम, ठीक है। हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित विस्फोटक का नाम है। इसके अलावा अगर पूछ दिया जाए नाभिकीय विखंडन पर आधारित विस्फोटक का नाम क्या है, तो वो हो जाएगा परमाणु बम, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है परमाणु बम। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। देखिए क्या कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर निर्मित विस्फोटक को परमाणु बम या नाभिकीय बम कहते हैं। परमाणु बम को बनाने के लिए भारी नाभिक वाले जैसे यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग करते हैं। प्रथम परमाणु बम रॉबर्ट ओपनहीमर ने 1945 ईस्वी में बनाया था। इसमें अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाया जाता है, जब न्यूट्रॉनों की गति को कंट्रोल नहीं किया कर पाया जाता है, तो वो और भी ज़्यादा परमाणु को विखंडित करते हैं और इस तरीके से ये प्रचंड रूप धारण कर लेती है। और परमाणु बम अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित होती है। परमाणु बम का प्रथम प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान पर 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नामक शहर पर परमाणु बम का प्रथम प्रयोग किया, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये कई बार आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोजन बम के बारे में कुछ जान जाइए। हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित विस्फोटक है, ठीक है, और इसे हम हाइड्रोजन बम कहते हैं। इसका आविष्कार एडवर्ड टेलर ने 1952 ईस्वी में किया था। हाइड्रोजन बम का नाम हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम और ट्राइटियम
के नाभिकीय संलयन के आधार पर किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन बम की दक्षता परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुनी होती है। भारत में 11 मई 1998 को पोखरण में संलयन आधारित परमाणु परीक्षण प्रथम संलयन परीक्षण में किया गया था। ठीक है, यानी कि 11 मई 1998 ईस्वी में भारत के पोखरण में, जो कि राजस्थान में स्थित है, भारत का प्रथम हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया गया नाभिकीय संलयन पर आधारित। ठीक है, अब नाभिकीय संलयन का एक रिएक्शन भी मैं आपको बता देता हूं जिसे आपको हमेशा ध्यान रखना है। देखिए, हाइड्रोजन के समस्थानिक 1H2 और 1H3, ठीक है, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, ये जो है वो मिलकर और हीलियम नाभिक का जब निर्माण करते हैं तो बहुत सारी जो है वो ऊर्जाएं निकलती हैं। ठीक है, बहुत सारी एनर्जी निकलती है और न्यूट्रॉन निकलते हैं। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो छोटे छोटे नाभिक, जैसे हाइड्रोजन के दो छोटे छोटे नाभिक ले लें, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, तो उसको जो है वो अगर हम हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे अगर क्रिया कराते हैं तो इस तरीके से वो हीलियम नाभिक में कन्वर्ट हो जाता है और बहुत सारी ऊर्जाएं निकलती हैं। ठीक है, लेकिन इस ऊर्जा को जो नाभिकीय संलयन द्वारा निकलती है, इसका भी रचनात्मक उपयोग कोई नहीं हो पाया है। इसका उपयोग जो है वो केवल विस्फोटक बनाने में ही किया गया है। ठीक है ना। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक क्या है कि परमाणु भट्ठी। अब इस टॉपिक को खत्म करने के पश्चात हम एक क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाएंगे। ठीक है ना, तो तैयार हो जाइए। चलिए, सबसे पहले परमाणु भट्ठी को हम अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नाभिकीय विखंडन में जो दो प्रकार की श्रृंखला अभिक्रिया हो रही थी, जो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित परमाणु भट्ठी है। ठीक है, क्योंकि जो है वो नियंत्रित, जैसे ही न्यूट्रॉनों की गति नियंत्रित हो जाती है तो उससे प्राप्त नाभिकीय ऊर्जा को हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, परमाणु भट्ठी एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा टेक्निक है जिसमें नाभिकीय विखंडन के दौरान होने वाली श्रृंखला अभिक्रिया की दर को नियंत्रित करके प्राप्त ऊर्जाओं का रचनात्मक उपयोग किया जाता है। श्रृंखला अभिक्रिया के दौरान प्रत्येक नाभिक के विखंडन से मुक्त होने वाले 3 न्यूट्रॉन में से 2 को रोक दिया जाता है। 2 को हम रास्ते में ही रोक लेते हैं, और इस चीज़ को रोकने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? नियंत्रक छड़ें प्रयोग की जाती हैं। किसकी? कैडमियम और बोरान की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। ये छड़ें 3 न्यूट्रॉनों में से 2 न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेती हैं। इन्हें नियंत्रक छड़ें कहते हैं, कंट्रोलर रूट्स कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक ही न्यूट्रॉन क्रमशः आगे बढ़ पाता है, क्योंकि 2 का रास्ता तो रोक दिया जाता है नियंत्रक छड़ के द्वारा, और क्रमशः एक एक परमाणु का ही विखंडन कर पाता है। न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए, यानी कि न्यूट्रॉनों की गति जो बहुत तेज स्पीड में जो है वो गति करते हैं, उनकी स्पीड को स्लो करने के लिए भारी जल, ठीक है, हैवी वाटर D2O, ड्यूटीरियम ऑक्साइड, ठीक है, भारी जल का प्रयोग किया जाता है, या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। बेरिलियम ऑक्साइड का भी प्रयोग किया जाता है। इन्हें मंदक यानी कि मॉडरेटर कहते हैं। भट्टियों में प्रशीतन यानी कि कूलेंट के रूप में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नियंत्रक छड़ें किसकी बनी होती हैं, तो नियंत्रक छड़ें बोरान और कैडमियम की बनी होती हैं। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो है वो मंदक के रूप में क्या कार्य करता है? मंदक के रूप में भारी जल प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और या फिर ग्रेफाइट प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछता है कि भट्टियों में प्रशीतन यानी कि कूलेंट के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। चलिए, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत में अधिकांश रिएक्टरों में मंदक के रूप में भारी जल यानी कि D2O का प्रयोग किया जाता है। मंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? D2O यानी कि भारी जल। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में पूछा गया है। अब आइए अपने क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज़ को शुरू करते हैं। हमने पार्ट 2 तक जो है वो टोटल 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। पार्ट 3 में हम जो है वो टोटल 31 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे और 40 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे, और आज हमारा ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो इसके बारे में अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये पूरा चैप्टर देखने के पश्चात। सारा एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से समझ आया कि नहीं, और आगे आप किन सब्जेक्ट की वीडियो देखना चाहते हैं ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो शेयर ज़रूर किया कीजिए।
ठीक है, लाइक ज़रूर किया कीजिए। आइए चलिए अपने टेस्ट सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। टेस्ट सीरीज़ में पहला क्वेश्चन कि एक रेडियो एक्टिव स्रोत की अर्ध आयु यानी कि हाफ लाइफ टाइम 30 दिन है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कोई रेडियो एक्टिव स्रोत जो है वो अगर 100 ग्राम का है तो वो 30 दिन में जो है वो 50 ग्राम का हो जाता है। अर्धायु मतलब वही तो होता है, मैंने आपको बताया था ना कि अगर कोई भी अगर रेडियो एक्टिव तत्व 10 ग्राम का है तो अर्ध आयु मतलब अगर उसकी अर्ध आयु 10 दिन है तो 10 दिन के पश्चात वो अपने पूरा प्रारंभिक मात्रा का आधा भाग बचता है, यानी कि 10 ग्राम है तो 10 दिन बाद 5 ग्राम बचेगा। ठीक है, तो ये अर्ध आयु है। तो वह समय जिसमें कोई भी तत्व कोई भी पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था का आधा भाग बचता है वो समय उसका अर्ध आयु कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या है कि एक रेडियो एक्टिव स्रोत की अर्ध आयु 30 दिन है। ठीक है, 90 दिन के काल के अंदर परमाणुओं का अंश जो क्षय हो जाएगा, यानी कि 90 दिन बाद परमाणु का कितना अंश क्षय हो जाएगा ये आपको बताना है। तो देखिए मान लेते हैं कि रेडियो एक्टिव जो स्रोत है वो 100 ग्राम का है। ठीक है, 100% है मान लेते हैं। ठीक है, या फिर 100 ग्राम मान लीजिए। चलिए हम मान लेते हैं 100 ग्राम है तो 30 दिन बाद वो 50 ग्राम हो जाता है। ठीक है, इसकी अर्ध आयु क्या है, 30 दिन बाद 50 ग्राम हो जा रहा है। तो मान लेते हैं कि अब 50 ग्राम है तो फिर 30 दिन बाद वो कितना हो जाता है, 25 ग्राम हो जाता है, क्योंकि अर्ध आयु है तो 30 दिन बाद जो है वो आधा आधा हो जाएगा अपनी प्रारंभिक मात्रा का। तो फिर यहाँ पे 25 लेते हैं और फिर अर्ध आयु यानी कि 30 दिन बाद फिर ये अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है। तो 25 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.5, यानी कि 30, 60, 30, 90 दिन में वो 100 से जो है वो 12.5 तक बच जाता है, यानी कि इतना भाग बच जाता है। मान लीजिए पहले 100 ग्राम था तो अब 90 दिन के पश्चात वो कितना बचा, 12.5। तो उसका कितना भाग जो है वो शेष बचा है, यानी कि कितना भाग, कितना ऐसा अंश है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 90 दिन के काल के अंदर परमाणुओं का अंश जो क्षय हो जाएगा, कितना अंश क्षय हो जाएगा। तो बचा है 12.5 100 में से। तो 100 में से अगर जितना बचा है उतना निकाल लेंगे, 100 में से जितना बचा है उतना हम निकाल देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 87.5। इतना भाग जो है वो क्षय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 87.5% ये हमारा इतना भाग क्षय हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है। कैसे हमने किया, हमने मान लिया कि पहले जो है वो जो भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है वो 100 ग्राम है, इसकी अर्ध आयु जो है वो 30 दिन दी गई है, यानी कि 30 दिन में वो 50 ग्राम हो जाता है। लेकिन अब कह रहा है कि 90 दिन के काल के अंदर परमाणुओं का वह अंश जो क्षय हो जाएगा, यानी कि 90 दिन के अंतराल के पश्चात वो कितना जो है वो क्षय हो जाएगा, कितना समाप्त हो जाएगा एक तरीके से कहें तो 30 दिन बाद जो वो 100 से 50 हो जा रहा है। फिर अगर हम यहाँ पे 50 लेते हैं तो ये 30 दिन बाद फिर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर 25 लेते हैं तो 25 को 30 दिन में ये 25 का आधा हो जाएगा, यानी कि 12.5 बचेगा। तो यानी कि 30, 60, 30, 90 दिन में 100 से वो कितना बच रहा है, 12.5। तो पहले प्रारंभिक मात्रा 100 है और बचा कितना है, 12.5। तो क्षय कितना हुआ, 100 में से 12.5 को अगर हम घटा देंगे, 12.5 को अगर हम घटा देते हैं तो हमारा आ जाएगा 87.5%। ठीक है, तो अगर पहले वाले को प्राथमिक मात्रा अगर 100% माने तो कितना क्षय हो जाएगा, 87.5% क्षय हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप कि इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से हमने आपको बता दिया। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप इसे फिर से रिपीट करके देख लीजिए या फिर कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि 1H2 और 1H3 इक्वल्स टू 2He4 प्लस ऊर्जा उदाहरण है। मैंने वहाँ पे देखिए नाभिकीय संलयन तो टॉपिक PDF बनाते समय थोड़ा सा जो है वो इधर उधर होके और मिसप्रिंट हो गया था, यानी कि PDF में ये इंक्लूड नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने नाभिकीय संलयन वाला पूरे टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन कराया और उसका हमने रिएक्शन भी बताया था कि जो है वो ड्यूटीरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन के 2 समस्थानिकों अगर जो है वो मिलते हैं तो वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं और बहुत सारी ऊर्जाएं निकलती हैं। ठीक है, तो ये हमने किस टॉपिक में आपको बताया था, ये बताया था नाभिकीय संलयन में।
ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हाइड्रोजन के दो नाभिक मिलके हीलियम एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं और प्लस ऊर्जा निकलती है बहुत सारी। तो ये क्या है, ये नाभिकीय संलयन है। विखंडन क्या था, उसमें एक बड़ा नाभिक जो है वो न्यूट्रॉनों की बमबारी के कारण दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता था, लेकिन जो दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर अगर बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो वो क्या हो जाता है, नाभिकीय संलयन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी यही है, दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है। यहाँ पे चार ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, जिसमें पहला ऑप्शन है न्यूट्रॉन के टूटने से, दूसरा ऑप्शन है बीटा कण के टूटने से, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन के टूटने से और चौथा ऑप्शन है प्रोटॉन के टूटने से। ठीक है, तो जो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है, आपको मैंने नाभिकीय विखंडन में बताया था कि नाभिकीय जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो न्यूट्रॉनों के टूटने से होती है। ठीक है, जब भी जो है वो एक बड़े नाभिक पे अगर न्यूट्रॉनों की हम बमबारी कराते हैं तो इस स्थिति में वो दो हल्के हल्के छोटे नाभिकों में टूट जाता है, दो से अधिक, और हमें 3 न्यूट्रॉन जो है वो मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस पे जो है न्यूट्रॉनों की बमबारी कराएगी तो न्यूट्रॉन टूटते हैं, तो इस तरीके से हमें नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है। तो नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, न्यूट्रॉनों के टूटने से। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें बनी होती हैं। ठीक है, नियंत्रक छड़ें किसकी बनी होती हैं, तो यहाँ पे चार ऑप्शंस है, कैडमियम की, यूरेनियम की, ग्रेफाइट की, या फिर प्लेटोनियम की। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें जो होती हैं, वो जो 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं नाभिकीय विखंडन में, उनमें 2 न्यूट्रॉनों की जो है वो 2 न्यूट्रॉनों को रोक देती हैं, बीच में ही रास्ते में ही वो 2 न्यूट्रॉनों को रोक देती हैं, और एक न्यूट्रॉन जो है वो एक परमाणु से रिएक्ट करके फिर से जो है वो 2-3 भाग में टूट जाता है और 3 न्यूट्रॉन रिलीज करता है, और इस तरीके से वो अभिक्रिया जो है वो नियंत्रित हो जाती है। तो नियंत्रक क्षणें क्या करती हैं, न्यूट्रॉनों का रास्ता रोक देती हैं, और नियंत्रक क्षणों के रूप में क्या प्रयोग करते हैं, बोरान और कैडमियम की छड़ प्रयोग करते हैं। ये आपको मैंने शुरुआत में ही लेक्चर में बताया है। तो यहाँ पे कैडमियम की, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, बोरान और कैडमियम इन दोनों की छड़ें हम प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 दिन अर्ध आयु काल वाला 16 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ 32 दिन बाद परखा जाता है तो पदार्थ की कितनी मात्रा शेष रह जाएगी। ठीक है, एक ऐसा रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिसका अर्ध आयु काल 2 दिन है, यानी कि 2 दिन में वो अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा भाग सिर्फ बचता है। ठीक है, तो 32 दिन बाद वो परखा जाता है तो पदार्थ की कितनी मात्रा शेष रहेगी। ठीक है, तो देखिए पहले ये क्या है, पहले वो 16 ग्राम था, तो इस चीज़ को अच्छे तरीके से हम समझते हैं। देखिए पहले वो जो है वो 16 ग्राम था। ठीक है, 2 दिन चूंकि इसका अर्ध आयु काल है तो 2 दिन के पश्चात वो 8 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब इस 8 ग्राम को लेंगे तो ये 8 ग्राम 2 दिन के पश्चात कितना हो जाएगा, 4 ग्राम हो जाएगा। फिर अब ये 4 ग्राम को लेंगे तो 2 दिन के पश्चात ये 2 ग्राम हो जाएगा, आधा आधा हो जाता है। अर्ध आयु काल मतलब क्या, कि वह समय जिसमें कोई भी पदार्थ अपने प्रारंभिक भाग का आधा बचता है वो समय अर्ध आयु काल कहलाता है। ठीक है, अब फिर इस 2 को लेंगे तो ये जो है वो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, यानी कि 2, यहाँ पे 2 अर्ध आयु काल है तो 2 + 2 4 दिन, 6 दिन और 8 दिन। 8 दिन में ये जो रेडियो एक्टिव तत्व है वो 16 ग्राम से 1 ग्राम बचता है। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 8 दिन में कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ 1 ग्राम बचता है, टोटल 16 ग्राम का, 16 ग्राम से 1 ग्राम वो रेडियो एक्टिव तत्व जो है, रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है वो 8 दिन में बचता है। तो अब कह रहा है कि 32 दिन बाद परखा जाता है तो पदार्थ की कितनी मात्रा शेष रहेगी। तो 32 करने के लिए इस दिन में, 8 दिन में हम कितने को गुणा करेंगे, 4 का, तो 4 × 8, क्योंकि 8 चौको 32 होता है। अब तब इधर गुणा किए हैं तो इधर भी 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो 4 × 1/16। अब 4 का भाग अगर 16 में देंगे तो आपको 0.525 के जो है वो लगभग चीज़ आ जाएगी। ठीक है, 0.25 के लगभग जो है वो वैल्यू निकल के आ जाएगा।
तो 0.25 के नियर अबाउट कौन सा है, यहाँ पे है 0.44 ग्राम। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप दिमाग लगा के भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ये क्वेश्चन जो है वो आपकी संयुक्त प्रवेश परीक्षा में 2010 में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सी किरण धनावेशित होती है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, कैथोड किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण। तो मैंने बताया था आपको कि जो अल्फा किरण होती है वो धनावेशित होती है। इस पे जो है वो 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, 2 इकाई धनावेश होता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। अब ये धनावेशित क्यों होता है, इसको कैसे पता चला कि अल्फ़ा किरणें जो है वो धनावेशित होती हैं, क्योंकि ये जो है वो रदरफोर्ड का प्रयोग मैंने बताया था आपको। रदरफोर्ड ने जब प्रयोग किया तो अल्फ़ा किरणें जो है वो ऋणावेशित प्लेट की तरफ जो है वो विक्षेपित हुई। तो कोई भी चीज़ पॉजिटिव रहेगा तभी तो वो निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये जो है वो निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुई, निगेटिव प्लेट की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हुई, आकर्षित हुई। तो इससे पता चला कि अल्फ़ा किरणें क्या हैं, पॉजिटिव चार्ज वाली हैं, यानी कि धनावेशित होती हैं। कितना धनावेश, तो 2 इकाई का धनावेश होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेडियो एक्टिव तत्व से उत्सर्जित होता है। क्या उत्सर्जित होता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरणें और ये सभी। तो देखिए मैंने क्या बताया था आपको लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है, तो उससे स्वतः ही अदृश्य किरणें निकलती रहती हैं। कुछ अदृश्य किरणें अपने आप से ही निकलती रहती हैं और ये किरणें क्या हैं, अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे ये सभी हो जाएगा। रेडियो एक्टिव तत्व से अल्फा किरणें भी निकलती हैं, बीटा भी और गामा भी। ये क्वेश्चन 2008 में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। मैंने जब नाभिकीय संलयन के टॉपिक को डिस्कस कराया था तो मैंने क्या बताया था आपको कि जो सूर्य पे ऊर्जा निर्माण होता है वो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा होता है। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया मतलब क्या, इसमें 2 छोटे छोटे हाइड्रोजन के समस्थानिक मिलकर एक हीलियम का बड़ा नाभिक बनाते हैं और बहुत सारी ऊर्जा यानी कि बहुत सारी एनर्जी रिलीज करते हैं। नाभिकीय संलयन के लिए उच्च ताप और उच्च दाब की आवश्यकता होती है। तो ये भी एडिशनल पॉइंट आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा किससे प्राप्त करता है, नाभिकीय संलयन से, जिसमें हाइड्रोजन के समस्थानिक जो है वो ड्यूटेरियम और ट्राइटियम मिलके क्या बनाते हैं, हीलियम के नाभिक बनाते हैं। और इस तरीके से बहुत सारी ऊर्जाएं निकलती हैं जो कि सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा नाभिकीय संलयन से प्राप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन जो है वो जो मैं 39 और 40 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ ये मैंने खुद से ऐड किया है। ये क्वेश्चन क्या है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से नाभिकीय संलयन पर आधारित विस्फोटक है। नाभिकीय संलयन पर आधारित विस्फोटक कौन सा है, हाइड्रोजन बम है। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित विस्फोटक है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए और भी इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी जा चुका है कि निम्नलिखित में से नाभिकीय विखंडन पर आधारित विस्फोटक कौन सा है, तो ये है परमाणु बम। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन बम जो होता है वो परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। कौन सा, हाइड्रोजन बम। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। तो आई थिंक इस पूरे चैप्टर को हमने बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही मज़े में आपने इस चीज़ को सीखा होगा और कोई भी दिक्कत आपको इस चैप्टर से रिलेटेड अब बची नहीं होगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हमारी बातें अच्छी लगी और सारा चैप्टर आपको अगर अच्छे तरीके से समझ आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए जब हम मेहनत करते हैं तो हम ये भी आशा करते हैं कि आप सब अपनी दोस्तों तक शेयर करेंगे, जिससे हमें भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।